ओके, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। अब ये आप देख सकते हैं, आयोनाइजेशन से मुराद क्या है? किसी कंपाउंड का अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन होना। आयोनाइजेशन से मुराद क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट्स में किसी चीज का टूट जाना, ठीक है ना? टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट। अपने कंपोनेंट्स में उसका टूट जाना जो है वो आयोनाइजेशन कहलाता है। अगर वो आयंस हमारे पास बना दे। अब ये माहम शफकत कौन है भाई? ठीक है। अच्छा, आर्हीनियस की थ्योरी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम जब जो पढ़ी होगी वो 9 में पढ़ी होगी बेटा। अगर आप लोग को याद हो, आर्हीनियस की एसिड बेस थ्योरी चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने पढ़ी थी, 9 क्लास में। याद है वो थ्योरी किसी को? नो सर। अच्छा, अभी मैं याद दिलाता हूँ। वो 9 में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था, एसिड को पानी में डालो H पॉजिटिव आयन मिलता है, बेस को पानी में डालो OH नेगेटिव आयन मिलता है। यस अब सर, अब याद आया कुछ? बस यही याद आया जो आपने बताया। हाँ, तो यस यही, सर, बस यही थ्योरी थी 9 में सही है। आर्हीनियस की। इससे ज्यादा कुछ बात हुई भी नहीं थी। असल में 9 में जो आर्हीनियस की थ्योरी आपको बताई गई थी ना, वो बताई ही अधूरी गई है। वो मुकम्मल थ्योरी आपको 9 में ही नहीं बताई गई है, ठीक है ना? 9 में ही आपको अधूरा बताया गया था आर्हीनियस की थ्योरी के हवाले से। आर्हीनियस की थ्योरी दरअसल सिर्फ एसिड बेस के पॉजिटिव और नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पर थी नहीं। आर्हीनियस की तो ये जनरलाइज थ्योरी थी जो अब आपके सामने आ रही है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि ये क्या है, कि आर्हीनियस की थ्योरी दरअसल क्या है। तो एक मिनट, ठीक है। अच्छा देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई एसिड बेस हो या सॉल्ट हो, जब भी पानी में ऐड करोगे तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। अब कोई भी एसिड ले लो दुनिया का, कोई भी बेस ले लो दुनिया की, कोई भी सॉल्ट ले लो दुनिया का, पानी में डालोगे सबके सब बिहेवियर एक जैसा देंगे। जब थ्योरी ने एक बार कह दिया कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देंगे, तो फिर कुछ भी कर लो, उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ही देना है, ठीक है ना? जैसे यहाँ देख सकते हो, HCl एक एसिड है, इसको पानी में ऐड किया, इसने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दिया। NaOH एक बेस है, इसको पानी में ऐड किया तो इससे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव दिया। इसी तरीके से अगर मैं एक सॉल्ट ले लूं जैसे NaCl, अब मैं NaCl को पानी में ऐड करूंगा तो ये भी अपने आयंस में टूट जाएगा, सोडियम पॉजिटिव अलग और क्लोरीन नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसके आयंस भी अलग हो गए। क्लियर हो रही है? कुछ बातें समझ में आई? क्या थ्योरी क्या है? दरअसल यस थ्योरी सर। कि पानी में जब कोई चीज डिसॉल्व होगी तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएगी। थ्योरी दरअसल ये है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है? यस सर। यस ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अगली बात आर्हीनियस साहब क्या फरमा रहे हैं? आर्हीनियस साहब अगली बात ये फरमाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो तादाद होगी ना, वो हमेशा इक्वल होगी। मतलब किसी सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव आयंस फॉर एग्जांपल 100 हैं, तो देयर मस्ट बी नेगेटिव आयंस इज विल बी इक्वल टू 100। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव आयन 100 हो और नेगेटिव आयन इन रिटर्न 98 हो, या नेगेटिव आयन 102 हो और इन रिटर्न पॉजिटिव आयन 100 हो। ये पॉसिबल नहीं है। तादाद आपकी हमेशा इक्वल रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव वाली? यस सर। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की तादाद हमेशा इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, ये मुमकिन भी नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद इक्वल ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सॉल्यूशन आपके पास न्यूट्रल नहीं कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, जैसे अगर मैं NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स ले लूं और अगर ये पानी में जाके टूटते हैं, तो यहाँ पर मुमकिन तौर पे 100 पॉजिटिव सोडियम आयन आने चाहिए और 100 नेगेटिव ही क्लोरीन आयन आने चाहिए। तो बात चलो बैलेंस लगती है, समझ में आता है। लेकिन अगर ऐसा होने लगे कि 100 मॉलिक्यूल में से 100 पॉजिटिव आयन आ रहे हैं
और 80 जो है वो नेगेटिव आयंस आ रहे हैं। तो सवाल क्या आएगा सबसे पहले कि बाकी जो 20 पॉजिटिव आयंस हैं वो कहां है फिर? समझ गए ये वाली बात? यस सर। तो सॉल्यूशन ओवरऑल जी बेटा सर। न्यूट्रल रहता है, इसलिए यहां पर इसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन की तादाद को हमेशा इक्वल ही होना पड़ेगा। असल में अभी मैंने इसको ड्राइवर को इंस्टॉल किया है ना, तो ये कर रहा है मसले, इसको सेट नहीं किया हुआ। ठीक, ठीक है भाई। अब अगली एक बात पर अगर चले तो आयोनाइजेशन जो है कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है। आयंस बनते भी हैं और आयंस बनकर वापस जुड़ भी सकते हैं। जैसे यहां देख सकते हो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आया, लेकिन ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कैन बी रिकम्बाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म्स एंड फॉर्म अगेन फॉर्म्स HCl। ठीक है ना, HCl ये दोबारा बना सकते हैं रिकम्बाइन होकर। अभी ये HCl है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये HCl ही रहेगा, मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही रहेगा। ये रिकम्बाइन होकर HCl बना सकता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। जी सर। अच्छा, आयोनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन पर इलेक्ट्रिक करंट का कोई असर नहीं होता। मतलब वो जो हम जब करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में अक्सर लोगों के जहन में तासुर पैदा हो जाता है कि जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा आयन बनेगा। ये बात नहीं है बेटा। देखो, आयन जितने ज्यादा होंगे ना, करंट उतना ज्यादा पास हो जाएगा। असल में बात ये है, यानी कि करंट आयन नहीं बनाता, आयन बने हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में हमारे पास करंट पास हो जाता है। बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगले पॉइंट्स देखिए। अच्छा, जब कभी किसी सॉल्यूशन में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग हो चुके हैं, किसी सॉल्यूशन में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग हो चुके हैं, उसमें से अगर हम करंट पास करें, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आयन, दो तरह के आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और एक होता है एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब हम करंट पास करते हैं, तो इस करंट पास होने के नतीजे में पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। और वहां जाकर पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब अपने ऊपर जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म करके न्यूट्रल हो जाता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये भी अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज को खत्म करके न्यूट्रल हो जाता है। तो बात समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, अगर कभी किसी सॉल्यूशन की आयोनाइजेशन हो रही होती है, तो कोई सॉल्यूशन कितना ज्यादा आयोनाइज होगा ये डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर्स पर। सबसे पहला तो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक होता है, शायद आपको याद भी हो, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो ज्यादा आयोनाइज हो जाए। जैसे अगर मैं HCl लेता हूं और HCl को पानी में ऐड करता हूं, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने HCl के 100 मॉलिक्यूल लिए, तो 100 मॉलिक्यूल में से आउट ऑफ दीज 100 मॉलिक्यूल्स 98 मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो गए। सही है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है डिकम्पोज होने से क्या मुराद है? बेटा? टूट जाना अपने आयंस में। अच्छा, सही, आयंस में टूट गया, सही है। ठीक है। अब CH3COO नेगेटिव आइन और H पॉजिटिव आइन। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स ही लिए, लेकिन इसके 100 मॉलिक्यूल्स में से फॉर एग्जांपल सिर्फ 30 मॉलिक्यूल्स ही टूट सके, तो इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मैक्सिमम आयोनाइजेशन शो करता है, सिंपल सी बात है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, दरअसल वही मैक्सिमम आयोनाइजेशन शो करता है। यानी कि मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहचान ही मैक्सिमम आयोनाइजेशन होना है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहचान क्या है कि ये मिनिमम आयोनाइजेशन शो करता है, यानी कि कम से कम आयोनाइज होता है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ये जो जी बेटा। कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू सॉल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट, सर ये किस में आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि स्ट्रॉन्ग में? जी सही। ठीक है। अच्छा, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से मुराद ये कि सॉल्यूशन को कितना ज्यादा डाइल्यूट रखा जाए। बेटा देखो, जितना ज्यादा डाइल्यूट रखेंगे ना, उतने ज्यादा आइंस बनने की चांसेस होंगे। सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पर 100 मिलीलीटर में पानी में 100 मिलीलीटर पानी के अंदर मैं 20 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर सकता हूं। 20 ग्राम NaCl में फॉर एग्जांपल मुझे 200 आइंस मिल जाएंगे, यानी कि 200 मॉलिक्यूल होंगे 20 ग्राम में। लेकिन अगर मेरे पास पानी 100 की जगह 200 मिलीलीटर होगा, तो अब मैं इसके अंदर 20 नहीं बल्कि 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व कर सकता हूं। जब 20 ग्राम में 200 आइंस हैं तो 40 ग्राम में 400 आइंस होंगे, तो ज्यादा आइंस हो गए डाइल्यूट होने से सॉल्यूशन। यस सर। तो ये चीज है। अच्छा, टेम्परेचर क्या है बेटा? टेम्परेचर तो आप लोगों ने इसका फैक्टर तो 9 क्लास में पढ़ा था बेटा, याद अगर मैं दिलाऊं तो आप लोगों ने सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 9 क्लास में, और चैप्टर 7 में, और सॉल्युबिलिटी के बाद जो है वो आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी भी पढ़ा था। फिर सॉल्युबिलिटी एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी बेसिकली कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में किस हद तक डिसॉल्व हो सकता है, ये है सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई? यस सर। अब सॉल्युबिलिटी ये चीज है, तो सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर्स थे, जैसे प्रेशर था, टेम्परेचर था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट था। इसमें जो फैक्टर है टेम्परेचर, अभी हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल सी ये बात याद रखना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के सॉल्युबिलिटी, तो इसका ये मतलब होता है कि जितना ज्यादा आप किसी सॉल्वेंट को हीट करोगे, वो उतना ज्यादा अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। जितना ज्यादा वो अपने अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करेगा, वो उतना ज्यादा आइंस बनाएगा। बात समझ गए? यस सर। यस सर। अच्छा, आखिरी पॉइंट पर आ जाएं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस के जुमरे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आइंस पर और स्पीड ऑफ आइंस पर। मतलब अगर हम मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसमें एक एनोड एक कैथोड लगा है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं। अब अगर इसमें इस पूरे मिक्सचर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आइन है तो करंट स्लोली पास करेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की तादाद एक नहीं हो बल्कि 1000 हो, तो अब करंट तेजी से पास होगा। ऐसे समझ लो कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस है ना, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब आपको अगर शरीफाबाद से सदर की तरफ जाना है और पूरे कराची में सिर्फ एक ही बस चलती है जो शरीफाबाद से आपको सदर लेकर जा सकती है, तो आपके लिए सफर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको पहुंचने में टाइम भी लग सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप दिन के 2 बजे जाके स्टॉप पर खड़े हुए हो तो स्टॉप पे से बस को उसी वक्त गुजरना हो सकता है बस ने 3 बजे गुजरना हो और आपको पता भी ना हो टाइम। लेकिन उसी जगह अगर सदर तक जाने के लिए एक नहीं बल्कि 1000 बसेज होंगी कराची में, तो आपके सदर जल्दी पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। समझ गए? यस जी सर। और यस सर। ऑब्वियसली इसी तरीके से फिर स्पीड ऑफ आइन भी है। सिर्फ बसेस की तादाद पर भी डिपेंड नहीं करता ना। आप पता चला आप बसेस तो 1000 है, लेकिन हर बस के चलने की स्पीड जो है ना वो 2 मीटर या 1 मीटर पर सेकेंड है, तो भी आपको घंटा ही लगेगा सदर पहुंचने में।
स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। आइंस की तादाद से ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि आइंस का मूवमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए सॉल्यूशन में, तो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। सर ये जो स्पीड ऑफ Yes, आइंस sir. है, हम ये किस पे डिपेंड करते होंगे? बेटा स्पीड ऑफ आइंस बेसिकली हाइड्रेशन के अमल पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखो इट इज बिकॉज ऑफ आयोनिक मोबिलिटी। स्पीड ऑफ आइंस इज रेफर टू एज आयोनिक मोबिलिटी। अच्छा क्वेश्चन है सर, ये आयोनिक मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आयोनिक मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोनिक मोबिलिटी। एंड व्हाट इज अबाउट आयोनिक मोबिलिटी, जैसे अभी हमने बात की थी कॉपर को, जब हम पानी में कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं तो कॉपर इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉपर इज यस सर। सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो, जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा वाटर से मतलब घिरेगा, इन शॉर्ट, ठीक है, उसकी आयोनिक मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। जिसकी आयोनिक मोबिलिटी कम होगी बेटा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी अगर हम लोग कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं तो इसमें से सल्फेट वाला जल्दी मूव करेगा। हाँ, जल्दी मूव करेगा, सही। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सही है। और कोई सवाल? नो सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ले लिया सर। अच्छा जी, और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन। अब हमने सॉल्यूशन के जरिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखनी है। 5 चीजों पर इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन डिपेंड करता है सॉल्यूशन के अंदर, और वो 5 चीजें क्या हैं आप देख लें बारी बारी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आता है बेटा, वो आता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, यानी कि जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा डाइल्यूट करूंगा मैं सॉल्यूशन को, कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। क्यों भाई? देखो सिंपल सी बात है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ एक बीकर में मैंने पानी था, 10 ग्राम वाटर था, और इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। अब 10 ग्राम वाटर में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 4 ग्राम सॉल्ट ही डिसॉल्व हो सकता था। तो 1 ग्राम सॉल्ट क्या होगा? 1 ग्राम सॉल्ट यहाँ पर नीचे की तरफ बैठ जाएगा, या नीचे की तरफ बैठ जाएगा सॉल्ट 1 ग्राम। ठीक है ना? अब जब मैं, अगर मैं और क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर मजीद 2 ग्राम वाटर और ऐड कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने ये 2 ग्राम वाटर ऐड किया, तो ये 2 ग्राम वाटर ऐड होने की वजह से ये जो नमक अनडिजॉल्व रह गया था, ये 2 ग्राम इसके अंदर डिजॉल्व होने लगेगा। ठीक है, अब जब ये 2 ग्राम इसमें डिजॉल्व होने लगेगा, तो आपके पास जब मतलब ये 2 ग्राम इसमें डिजॉल्व होने लगा, तो अब पहले पहले 4 ग्राम डिजॉल्व हुआ था। फॉर एग्जांपल 4 ग्राम से आपको 40 आइंस मिले, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। अब जब 1 ग्राम और डिजॉल्व हो गया, तो मिसाल के तौर पर 10 आइंस आपको और मिल गए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। तो जब आइंस की तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस बढ़ जाएगी ना बेटा, अभी तो हमने पीछे ये देखा था। यस सर। ठीक है, यस अच्छा, सर। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आइंस, आइंस की अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें, यानी कि अगर स्पीड ऑफ आइंस में एनहेंस कर दूं, स्पीड ऑफ आइंस अगर बढ़ जाएं, तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। पीछे ही अभी ये फैक्टर हमने पढ़ा था। यस अब सर। स्पीड ऑफ आइन बढ़ाने के लिए आप जो काम कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाना है, प्रेशर बढ़ाना है, या कुछ भी। आपको जो चीज समझ में आ रहा है जिससे स्पीड ऑफ आइन बढ़ सकती है, आप उस फैक्टर को यहां पर यूज कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आ जाइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर का यहाँ एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्यों कहा हुआ है? बेटा एब्सोल्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, आइंस की एक कसीर तादाद होती है सॉल्यूशन में। आई थिंक इतना तो आप लोग खैर समझते भी होंगे शायद, कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप ये कहें कि सारे आइंस की वेलोसिटी एक जैसी है। क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है ना? तो वेलोसिटी, लेकिन सर सब नेगेटिव वालों की तो सेम होगी ना? नहीं बेटा, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती ना, यही तो हम बात कर रहे हैं। देखो हर एटम की अपनी एक एनर्जी होती है। सही।
जब वो आयन बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करके बनता है या लूज करके बनता है। अब मिसाल के तौर पे जब एक पॉजिटिव आयन बना सर, फॉर एग्जांपल +1 कोई आयन बना, तो सबने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। मैं बोलूंगा जी, तो सर सबकी एनर्जी स्टेट भी एक ही होगा। मैं जवाब दूंगा जी बेटा, जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा उस वक्त तो एनर्जी स्टेट एक ही हुआ होगा, तभी सबने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लेकिन लूज करने के बाद सब एक ही मॉर्फोलॉजी में, एक ही डायमेंशन पर, एक ही प्लेन पर हैं, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। सब में सेम सिनेरियो गुजर रहा है, सब में सेम अमाउंट की एनर्जी गुजर रही है, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं बहुत सिंपल सी। देखो, अगर मेरे पास एक ब्रिक है, पत्थर मेटल का बना हुआ, मैं उसकी एक साइड पर हीट करूं और दूसरी साइड पे हाथ रखूं, ठीक? जिस वक्त मुझे हल्का सा गर्म फील होने लगे दूसरी साइड से हाथ मेरा, उस वक्त मैं हीट करना रोक दूं, और जिस साइड पर मैं डायरेक्टली फ्लेम से हीट कर रहा था वहां पर अपना हाथ रख दूं, मेरे हाथ का क्या हाल होगा? चल जाए। चल जाएगा। लेकिन पीछे तो अभी मुझे इतना हीट फील नहीं हो रहा ना, वहां तो मुझे अभी हल्का ही लग रहा है, चीज तो एक ही थी। यस सर। समझ गए? असल में Okay, एनर्जी का जो सही है। ट्रांसफर है ना वो ग्रेजुअल है बेटा, वो एक साथ नहीं होता कभी भी। अगर एक साथ हो रहा होता तो सब कुछ एक जैसा होता, लेकिन ये एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि एक कंसिडरेबल एवरेज है ये, कि मेरे ख्याल से इस पूरे एक गिलास पानी के मॉलिक्यूल्स के या आयंस की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड है, तो दैट 20 इज एब्सोल्यूट बिकॉज इट इज अ एवरेज। सारे मॉलिक्यूल्स की 20 नहीं होगी, हो सकता है कोई 22 पर हो सकता है कोई 10 पर हो सकता है कोई 5 पर हो, वी नेवर नो। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब आ जाइए यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो आयंस की तादाद बढ़ रही है, और जब आयंस की तादाद बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। Generally, on increasing the temperature by 1 degree centigrade, conductance increase by 2 to 2.5%, यानी एक अच्छे खासे अमाउंट में कंडक्टेंस बढ़ती है जैसे जैसे आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है? अच्छा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में वही बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा वो उतना ज्यादा करंट पास करेगा, यानी कि जिस सब्सटेंस की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी उस सब्सटेंस की कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अभी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए HCl और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एसिटिक एसिड की एग्जांपल दी थी। अगर उस एग्जांपल को इस फॉर्मूला के ऊपर रखकर देखें तो मैंने 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए थे, HCl के 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए, 98 उसमें से टूट गए। एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए, 30 उसमें से टूट गए। तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू बन रही है वो बन रही है 0.98 डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या 98% आयोनाइजेशन। इसकी आयोनाइजेशन आ रही है 0.30 या फिर 30% आयोनाइजेशन। तो किसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है बेटा? ऑब्वियसली HCl की आयोनाइजेशन ज्यादा है, और जब Yes, आयोनाइजेशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी ना। क्लियर? यस सर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लीजिए बेटा, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता कंडक्टेंस पर, क्योंकि प्रेशर की वजह से कोई भी आयोनाइजेशन पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। जब आयोनाइजेशन पे प्रेशर की वजह से कोई खासा फर्क नहीं आता तो इस वजह से उस पर भी मतलब जो आपका ये है कंडक्टेंस, उस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ पाता। इज दैट क्लियर बेटा? yes, sir. कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बात को सर, जी बेटा बोलिए बोलिए। सर ये जो आर्हेनियस थ्योरी है ये हम लोग के पास किस तरह से आ सकती है सवाल में? पॉइंट्स इसके आप करें। हाँ, पॉइंट्स याद करो, क्योंकि पॉइंट्स की सूरत में भी आ सकता है, वरना इसके पॉइंट्स को कॉन्सेप्चुअल MCQs बनाकर भी आपके सामने रखा जा सकता है। सही है। ठीक है? ओके सर, सही है। और कोई सवाल? नो सर। चलो फिर बाकी बात इंशाल्लाह कल की क्लास में करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज़ सर। Allah, sir.